नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज हम 28 और 29 जून के सभी करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करेंगे। काफी सारे आर्टिकल हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है स्टार्टअप्स के अंदर, जहां पर हमें कुछ ज़्यादा यूनिकॉर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं इस बार भारत में। अगर यूनिकॉर्न्स की बात की जाए, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वर्थ $1 बिलियन हो। ऐसे ही एक आपकी गेजल कंपनी होती है जिसमें 500 मिलियन की वर्थ होती है, और चीता कंपनी में $250 मिलियन की वर्थ रहती है। अगर बात की जाए पिछले साल की तुलना में, इस साल भारत में एक यूनिकॉर्न कम हुआ है। पिछले साल 84 यूनिकॉर्न्स थे, इस बार 83 हैं। वेयर एज चीता के नंबर थोड़े इस बार इंक्रीज हुए हैं। चीता जानवर नहीं, यहाँ पर कंपनीज की बात हो रही है जिनकी वर्थ $250 मिलियन के आसपास रहती है। अब यहाँ फंडिंग विंटर के बारे में एक टर्म यूज की गई है। तो ये फंडिंग विंटर का मतलब होता है जब आपको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा हो, वो निवेश करना नहीं चाहते हो, तो इसे कहा गया है इन्वेस्टर्स विंटर। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस आपके आस्क प्राइवेट वेल्थ ने। इस इंडेक्स का नाम है इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के अंदर बेंगलुरु आपकी स्टार्टअप कैपिटल है, मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं। एक दो चीजें जो आपको नोट डाउन करनी है यहाँ पे, देखिए चाइना में सबसे ज्यादा आपको यूनिकॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं अभी इस साल। डेवलपिंग कंट्रीज में अराउंड 1000 आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं चाइना के अंदर। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में भारत में भी यूनिकॉर्न्स का नंबर 200 से पार हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे आरती होलमानी के बारे में, जिन्हें हाल फिलहाल में अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस। इन्हें अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। साथ के साथ अगर आपने कोई एक्सप्लोरेशन भी करनी हो तो वो भी पीसफुल रहनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह के मिलिट्री यूज में आप इसे नहीं लाएंगे। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1958 पे। इसमें हमारा फोकस ये रहता है कि कैसे हम स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबली यूज कर सके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए सभी देशों के। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चीता के बारे में, जो कि न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये इंजर्ड हो गया है। अब देखिए, चीता आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैट स्पीशीज में से एक है। आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से 2 आपको प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक अफ्रीकन जो कि वनरेबल कैटेगरी में आती है, दूसरी आपकी एशियाटिक चीता जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। एक समय में अफ्रीका और एशिया में इंडिया तक, मतलब अफ्रीका से आप स्टार्ट हो जाइए और वहां से लेके इंडिया तक, यहां पूरे इलाके में आपको चीता देखने को मिलता था। बट अब एशियाटिक चीता सिर्फ आपको ईरान में देखने को मिलता है, जहां पर इनका नंबर महज 40 के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब बात की जाए कूनो नेशनल पार्क की, तो यहां पर एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज कूनो रिवर, जिसके नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया है। ये ट्रिब्यूटरी आपकी चंबल रिवर की। चंबल आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इन शॉर्ट, यहां से आपकी फ्लो करती गंगा की ट्रिब्यूटरी। वेजिटेशन में अगर बात की जाए तो यहां पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है आपको, और कुछ एनिमल स्पीशीज जो यहां देखने को मिलते हैं, दैट इज स्लॉथ बियर, स्पॉटेड डियर, केवेट कैट्स, लंगूर, चीतल और ढोल, जो कि वाइल्ड डॉग है जो इंडिया में मिलता है आपको। अब यहाँ 4 बिग कैट स्पीशीज को आप रख सकते हैं, चाहे आप लायन को रखना चाहे, टाइगर को रखना चाहे, लेपर्ड को रखना चाहे, चीता को रखना चाहे, क्योंकि ये सभी जो जानवर हैं ये ड्राई डेसिडुअस या आप कह सकते हो कि ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं आपको। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आपके किसी एरिया में घना जंगल होगा तो इन जानवरों को शिकार करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत से ऑब्स्ट्रक्शन रहेंगे इनके लिए। तो जनरली आपको या तो ये ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, जहां पर फॉरेस्ट की डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई ना हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसका मतलब ये होता है कि एक लॉ जब सभी कम्युनिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो या किसी कल्चरल कम्युनिटी में कोई पार्टिसिपेट कर रहा हो। मीन्स आप चाहे ट्राइबल पॉपुलेशन को देखते हो, चाहे आपके नॉर्मल जो पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं अर्बन एरियाज में जो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उन सब के ऊपर एक तरह का कानून जब एप्लीकेबल होता है फॉर मैरिजेस, डिवोर्स और अडॉप्शन वगैरह के लिए, तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए, इसके आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। यहां यह कहा जाता है कि भाई स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सभी सिटीजन्स के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोवाइड करे।
अब इसके लिए कोशिश करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी इस बात से अवगत थे कि भारत में एक रूल होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन्होंने उस समय इसको अप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए, इसके पीछे दो रीजंस थे। पहला, जो पार्टीशन हुआ था उस समय बहुत दंगे हुए थे, तो इस वजह से हम उन जख्मों को फिर से कुरेदना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, जो मुस्लिम मेंबर्स थे जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज की थी। तो इस वजह से हमने इसे उस समय इंप्लीमेंट नहीं किया। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप वनरेबल सेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे जिसमें सभी महिलाओं को इससे बहुत फायदा होगा। जैसे आपको पता होगा, ट्रिपल तलाक और ऐसी कई प्रथाएं हैं जिसकी वजह से महिलाओं का शोषण होता है, तो यहाँ उसको रोकने में हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी चीज, अलग अलग धर्म के अलग अलग लॉ होने की वजह से लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है हमारे यहाँ, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए भी ये हमारी मदद करेगा। अगर जेंडर जस्टिस की बात की जाए या राइट टू इक्वालिटी की बात की जाए, अगर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर बात की जाए ट्रू सेक्युलरिज्म को अटेन करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर कानून की नज़रों में सभी एक समान है, एक बराबर है। तो यहाँ पर किसी को फेवर करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई फेवरेटिज्म हो रहा है तो उसे रोका जाए यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट में, चाहे सरला मुदगल के केस की बात की जाए, जॉन वेलेथन के केस की बात की जाए, साहब बानो के केस की बात की जाए, इन सभी में ये कहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए परस्यू करना चाहिए। हालांकि 21वें लॉ कमीशन ने ये कहा था कि अभी डिजायरेबल नहीं है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना, क्योंकि इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पहली चैलेंज तो हमारे सामने यही है कि आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जहां पर बहुत से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं मिनॉरिटी को, तो ये उन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। दूसरी चीज, इससे भारत के अंदर कॉम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगी, और अगर कॉम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ती है तो इससे सोशल टेंशन भी बढ़ेगी। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सेडिशन लॉ के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा कि भारत की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेडिशन लॉ को रिटेन करके रखना पड़ेगा। अब सेडिशन लॉ की बात की जाए तो 17वीं सदी में ये इंग्लैंड में अप्लाई किया गया था। इंग्लैंड में जब इसे अप्लाई किया गया था तो इसका जो कारण था अप्लाई करने का वो ये था कि किसी भी तरह के बैड इंटेंशन से कोई गवर्नमेंट के खिलाफ ओपिनियन बिल्ड करता हो तो उसे रोका जाए। हालांकि आज की डेट में इंग्लैंड में ये आपको लॉ देखने को नहीं मिलता है। अब भारत में ये कब आया था, तो इसके लिए आप याद रखना, सर थॉमस मैक्लॉय को या लॉर्ड मैक्लॉय को, ये आपके फर्स्ट आप ये कह सकते लॉ कमिश्नर रहे थे 1833 के आसपास। 1835 में ऑल्दो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो 1837 में जब इन्होंने ड्राफ्ट किया था आईपीसी को, तो उस समय इन्होंने इसको आईपीसी का पार्ट बनाया था सेडिशन लॉ को। बट 1860 में जब आपकी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड आया था तो उस समय ये पार्ट नहीं बन पाया, क्योंकि इसे ड्राफ्ट के बाद हटा दिया गया था। 1870 में एक बार फिर से आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड को अपग्रेड किया गया, या आप ये कह सकते कि इसमें इंसर्ट किया गया सेक्शन 124A, और जो आज की डेट में सेडिशन लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको इंसर्ट करने का श्रेय जाता है सर जेम्स स्टेफन को। अब भारत के अंदर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसके अंदर 3 साल की प्रिजन होती है। साथ के साथ जो पर्सन एक बार जेल चला गया सेडिशन के कारण, तो उसे किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और उसे ताउम्र बिना पासपोर्ट के रहना पड़ेगा भारत के अंदर। अब जो आपका आईपीसी 124A है, ये सेक्शन डिफाइन करता है सेडिशन को कि अगर कोई पर्सन, मान लीजिए वर्बली, चाहे वो आप बोल के कुछ कह रहे हो या ओरली कुछ कह रहे हो, किसी भी तरह से अब वर्ड्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ हेटेड या कंटेम्प्ट या किसी तरह से लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि आपके लॉ द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है, तो यहां पर इसे आप सेडिशन की कैटेगरी में डालते हैं। अब देखिए, यहां पर सिर्फ बोलना नहीं, महज बोलने के अलावा किसी साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन का भी आप यूज कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे सेडिशन की कैटेगरी में डाला जाता है। अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन आई थी सेडिशन लॉ पे, जहां पर इन्होंने लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यहां पर देने के लिए कहा है सेडिशन के केसेस में। अब यहां बार बार हम लॉ कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉ कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब यहां आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू ये आपकी जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। पहली जो बॉडी ऐसी बनी थी वो 1834 के आसपास बनी थी, जिसको चेयर किया था आपके लॉर्ड मैकॉले ने,
जो कि फर्स्ट लॉ कमिश्नर रहे थे। 1955 में भारत ने आज़ादी के बाद पहले लॉ कमीशन को गठन किया था, जिसका टेन्योर रहा था 3 साल। मतलब अभी की बात की जाए तो इसका टेन्योर 3 साल रहता है और ये एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस करती है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें से 4 आपके फुल टाइम मेंबर नॉर्मली रहते हैं और 1 आपके चेयरमैन रहेंगे, जो कि या तो रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, जो कि आपके सेक्रेटरी हैं लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के। साथ के साथ 5 आपके पार्ट टाइम मेंबर रहते हैं इसमें। आपको यानी इन टोटल याद रखें कि 10 मेंबर्स बॉडी है ये। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जाना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रेयर डिजीज के बारे में, जो कि एक बहुत छोटी पॉपुलेशन को इंपेक्ट करती है। एज पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसके केसेस 1000 में से किसी एक या उससे कम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब भारत के अंदर हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया और बहुत सी ऐसी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ इस आर्टिकल में बात की गई कि एक पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे को लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हुआ है। अब इसके लिए गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021, जिसके तहत 20 से 50 लाख तक की ट्रीटमेंट के सपोर्ट को दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें बीमारियों को अलग अलग ग्रुप्स में आइडेंटिफाई कर रखा है। अब कुछ बीमारियां हैं जो एक बार ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती हैं, तो उन्हें ग्रुप 1 में रखा गया, और जो लॉन्ग टर्म आपकी ट्रीटमेंट डिमांड करती है उन्हें ग्रुप 3 में रखा गया। तो ये ग्रुप 3 की बीमारी है, जो कि इनहेरिट मेटाबॉलिक डिजीज है। मतलब कि माँ बाप से बच्चे को होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें अब नॉर्मली आपके टॉक्सिक मटेरियल बिल्ट होते हैं और एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण ये आपको देखने को मिलता है, और इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, इन बीमारियों को कई बार ऑर्फन डिजीज भी बोला जाता है, यानी अनाथ बीमारियां। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कोई भी कंपनी पैसा लगा के राजी नहीं है, क्योंकि फार्मा कंपनीज भी प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। अब जो बीमारी पहले से बहुत कम लोगों को हो रही हो, तो उन केसेस में ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन कमाना भी होगा तो यहां पर इसके लिए बहुत हैवी पेमेंट देनी पड़ेगी जिन लोगों को ये बीमारी होगी। तो इस वजह से इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखती नहीं है कंपनीज को, तो यहां पर वो R&D कम करती हैं। तो इसी कारण से इसे ऑर्फन डिजीज भी बोला जाता है, यानी अनाथ बीमारी। वैसे तो आप सभी को यहां पर लाइसोसोम के बारे में भी पता होना चाहिए, जिन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है सेल्स के अंदर। मान लीजिए एक सेल की लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, तो यहां पर लाइसोसोम में जाके वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। देखिए, इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि पिछले 3 क्वार्टर से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 2% के आसपास देखने को मिल रहा था, बट अभी ये 0.2% है। और इसके पीछे 2 रीजंस बताए जा रहे हैं कि हमारे नेट सर्विस रिसिप्ट्स ये काफ़ी अच्छे रहे हैं इस बार, और साथ के साथ रेमिटेंसेस भी 20% से इंक्रीज हुए हैं पिछली बारी की तुलना में, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, तो यहां पर इसे आप समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों का जब आप सम टोटल निकालते हैं तो इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कई बार ये सरप्लस में हो सकता है, यानी कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम, जैसे कि चाइना की इकॉनमी में देखने को मिलता है। और कई बार ये आपका डेफिसिट में हो सकता है, जैसे इंडिया के केसेस में, जहां पर आपको इंपोर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट कम। तो इन दोनों ही सिनेरियो में ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे इसमें 2 मेजर अकाउंट्स देखे जाते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जो आप ये कह सकते हैं कि विद इन 365 डेज जिसकी पेमेंट होनी हो। इसमें आपके गुड्स आ जाते हैं जो कि विजुअल पार्ट में आते हैं। गुड्स में जैसे गोल्ड का इंपोर्ट हो गया, आप यहां पर कह सकते हैं ऑयल का इंपोर्ट, या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट जिसे आप फिजिकली टच कर सकें, तो ऐसी चीज़ों को हम विजुअल पार्ट में काउंट करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट रहता है इनविजिबल पार्ट, जिसके आगे 3 सब कैटेगरीज हैं। जैसे सर्विस, आपको पता होगा कि हम BPO की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत सी कंट्रीज को, या हम सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो ये सर्विसेज जो हम देते हैं, इसकी एवज में जो हमारे को पेमेंट आती है वो इनविजिबल पार्ट का ही अंदर आती है। देन इनकम में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लैंड रोवर या रेंज रोवर का। अब जो रेंज रोवर है ये बेसिकली एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। आप अगर जगुआर की भी बात करें तो ये भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है।
अब ये बहुत सा प्रॉफिट कमाती होगी अपनी कारों को बेच के, या यहां से कुछ डिविडेंड आता होगा टाटा ग्रुप को, तो ये सभी आपके इनकम पार्ट में आते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी को उधारी दी है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट वापस आया है, असल वापस नहीं आया, तो वो जो इंटरेस्ट वापस आया वो भी आपका इनकम की कैटेगरी में ही आ जाता है। इसके साथ साथ तीसरा पार्ट रहता है आपका ट्रांसफर पेमेंट, जिसमें रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब जो आपके भाई बंधु बाहर रह रहे हैं, अगर वो आपको कुछ पैसे भेजते हैं तो रेमिटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे ही अगर कोई एनजीओ को कुछ पैसे डोनेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए बिल गेट्स आकर इंडिया के किसी एनजीओ को पैसे देते हैं, तो वो डोनेशन की कैटेगरी में आ जाता है। गिफ्ट में जैसे आपका कोई कजन है बाहर से आया, आते हुए आपके लिए आईफोन ले आया, तो वो गिफ्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी आपके करंट अकाउंट में रहते हैं। अब इसमें हमने रेमिटेंसेस में अच्छा परफॉर्म किया है और सर्विस सेक्टर में, ऑल्दो गुड्स वाले में हम हमेशा डेफिसिट में रहें। अगर इनकम पार्ट की भी बात की जाए तो भारत से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज प्रॉफिट अर्न करके सारा पैसा विदेश में ले जाती हैं, तो यहां पर भी जनरली हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। अब बात की जाए अदर साइड की, यानी कि कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का मतलब जहां पर पेमेंट 365 दिन के बाद आनी हो आपकी। अब इसके भी 3 कंपोनेंट है, जैसे इन्वेस्टमेंट, जिसमें पहला आ जाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, XYZ कंपनी, ये किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसके मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहती है, यानी मैनेज करना चाहती है उस कंपनी को, तो उसे FDI कहा जाता है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यहां पर आप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो ये सभी इन्वेस्टमेंट के पार्ट में आ जाते हैं। अब बात कीजिए दूसरे कंपोनेंट की, तो यहां पर लोन आता है। लोन 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट बोरो करेंगे यानी सॉवरेन बॉन्ड होंगे आपके, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी प्राइवेट सेक्टर यहां पर कर रही होगी। इसके अलावा अगर आपके बैंकिंग अकाउंट्स की बात की जाए, जैसे किसी NRI ने इंडिया के अंदर FD खुला ली है, यानी आपका फिक्स डिपॉजिट, तो इसे भी हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो इन टोटल अगर यहां पर बात की जाए तो ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट रहते हैं, और इन्हीं के सम टोटल को हम जब देखते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जाता है, तो मतलब इकॉनमी की हालात अच्छे नहीं है, जितना फॉरेक्स आना चाहिए था उससे ज़्यादा देश से जा रहा है, तो आने वाले समय में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं। जैसे कि LPG रिफॉर्म आपको 1990 में देखने को मिले थे, वो रिफॉर्म भी आपके इन्हीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के कारण देखने को मिले थे। इवन जो आपको श्रीलंका में क्राइसिस देखने को मिले हैं, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के कारण ही देखने को मिले हैं। तो यहां पर आप इसके बारे में इतना ही जानिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। आज के न्यूज़पेपर में 2 टर्म्स यहां पर मेंशन की गई थी। एक तो लुमिनेंस टेक्निक के बारे में, ये एक आपकी डेटिंग टेक्निक है, जैसे आपने कार्बन डेटिंग सुना था ना, सेम वैसे ही यहां पर हम लाइट के थ्रू डेटिंग कर रहे हैं, यानी कि यहां पर सब्सटेंस आपका लाइट एमिट करता है बिना हीट अप हुए, जैसे फ्लोरोसेंस में देखने को मिलता है आपको, या फॉस्फोरसेंस में देखने को मिलता है। इन सभी में आपका एलिमेंट जो है आपने हीटअप नहीं किया, बट इनमें लाइट आपकी जलती है। अब यहां पर आप 2 मिनरल्स को टेक्निकली इसमें यूज करते हैं, जैसे क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर। अब इस डेटिंग में हम यूज क्या करते हैं, हम लाइट को एक्सपोज करते हैं सेडिमेंट के ऊपर, जिससे कि वो वापस से रीसेट हो सके 0 पे। अब इसकी कैलकुलेशन की जाती है कितनी एनर्जी यहां पर फोटोन्स आपके रिलीज हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इस मटेरियल की एज को जांचा जाता है। तो ये आपकी एक टेक्निक है जो न्यूज में रही है यहाँ पे, लुमिनेंस टेक्निक। अगर आपसे यूपीएससी पूछे किस चीज से रिलेटेड है, तो आप यहां पर याद रखना कि ये कार्बन डेटिंग का एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब किसी भी आर्कोलॉजिक सर्वे के दौरान इसे यूज किया जाता है। अब यहां एक और टेक्निक भी आपकी मेंशन की गई थी, दैट इज माइक्रोमॉर्फोलॉजी। अब इसमें हम सेडिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और यहां हम कोशिश करते हैं जो वेरियस लेयर्स के अंडर आपका जो फॉसिल फ्यूल बरिड था उसकी हम इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, मतलब कितना ऑथेंटिक है, और उस लेयर्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम उसकी डेट को जांचते हैं। अब यहां भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइक्रोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। यह भी एक तरह का आपके सेडिमेंट्स की डेटिंग के लिए टेक्निक यूज की जाती है। अगर आपको इतना भी पता है तो आई गेस आपको यूपीएससी करंट अफेयर की जो नॉलेज आपको चाहिए थी वो आपकी कंप्लीट है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये होता है कि जब हम लिविंग चीज को किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर। देखिए, वैसे तो हम केमिकल्स का बहुत सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा हम यूरिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब यूरिया के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण जो हमारी जमीन है यानी जो लैंड है,
इसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, यानी जो प्रोडक्शन लेवल है खेती का वो कम होता जा रहा है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि यूरिया के यूज़ के कारण जो केमिकल हैं वो हमारी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कैसे अपनी ज़मीन को बचाएं, यानी सॉइल को बचाएं, सस्टेनेबल और बैलेंस फर्टिलाइजर के यूज़ को प्रमोट करें, और हम एक केमिकल के ऑल्टरनेटिव को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पर हम जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसे इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि वो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं जो कि एक्चुअल में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, हम उनके ऊपर फोकस कर सकें। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, दैट इज पीएम प्रणा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमलोरिएशन ऑफ मदर अर्थ। स्कीम के तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के अंदर केमिकल फार्मिंग को हम कम से कम कर सकें। अब यहाँ पर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले जाएंगे, मैं ये तो नहीं कहना चाहता। इस स्कीम का मकसद ये है कि हम जैसे गोवर्धन प्लांट्स होते हैं, अब इसमें से आपके फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकलते हैं, या लिक्विड फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकलते हैं, या फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर निकलते हैं। हम इन्हें प्रमोट करना चाहते हैं कि ये एग्रीकल्चर में हम यूज़ करें। अब इसके लिए हम मार्केट डिमांड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे इन प्रोडक्ट्स के लिए किसानों को। इसके साथ साथ हम इस समय ये भी फोकस कर रहे हैं कि जो यूरिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, अब एकदम से तो ये नहीं हो सकता कि 100 लोग यूरिया यूज़ कर रहे थे अब एक भी नहीं करेगा, सब एकदम से एक चीज़ के ऊपर आपके शिफ्ट कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू करेंगे जो सब्सिडीज हम प्रोवाइड कर रहे थे यूरिया के ऊपर। बट अगर कोई भी स्टेट यूरिया को प्रमोट नहीं करती है और इससे कुछ पैसा बचेगा, तो वो पैसा उन्हें एज ए इंसेंटिव दिया जा सकता है। साथ के साथ किसानों को भी यहाँ पर इंसेंटिवाइज यानी प्राइस देने की बात की गई है इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम के अंडर हम लगभग 3 लाख करोड़ या आप ये कह सकते हैं लगभग 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। चाहे यहाँ पर हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दें, या हम 8 ऐसे नैनो यूरिया प्लांट्स को भी डेवलप करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में यूरिया की यूटिलाइजेशन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। देखिए, अभी तक जो हम यूरिया यूज़ करते थे वो 50 या 20 किलो के कट्टों में आते थे। अब इसमें हम यूरिया को ओवर यूटिलाइज कर देते थे, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी आपके वाटर में, जहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाता था। अब एल्गल ब्लूम क्या होता है? जब भी किसी पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती है तो इसमें जो आपकी एल्गी है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, जिससे कि उस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के कारण वो पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जैसे पत्तों में रिक्वायरमेंट है अगर न्यूट्रिएंट पहुँचाने की, तो हम डायरेक्ट स्प्रे करके वहीं पर इनको पहुँचा दें, ताकि कम से कम एक तो यूरिया का इस्तेमाल हो और इसकी वेस्टेज भी कम हो, क्योंकि हम यूरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, ऑल्दो इसके बाद एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीडफ्लेशन के बारे में। तो वो ग्रीडफ्लेशन भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ग्रीडफ्लेशन क्या होते हैं वो बाद में आपको लास्ट में समझा दूंगा। देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं राइस की, वीट की, या तूर की दाल की, शुगर की, मिल्क की, टी की, सॉल्ट, पोटैटो, अनियन, टमाटो, इन सभी के दाम पिछले कुछ सालों में, अगर बात की जाए पिछले 5 सालों में, मिनिमम 12 से 80% तक इंक्रीज हुए हैं। जैसे अगर बात की जाए राइस के प्राइस की, तो 5 सालों में लगभग 30% से इंक्रीज हुए हैं। सेम वीट के प्राइस 35% से इंक्रीज हुए हैं। अगर बात कीजिए तूर की दाल के दाम की, तो यहां पर आपको याद रखना है ये 80% से ज्यादा आपका इंक्रीज हुआ है इसका प्राइस। तो यहां जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है ये काफी लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अभी के टाइम पे आपको इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, बट स्टिल ये जो इन्फ्लेशन आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर सकती है। अभी हमारा जो आर्टिकल का मेजर मकसद रहा है वो डिस्कस करना रहा है टमाटो इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि अभी फिलहाल हमें टमाटो में बहुत ज़्यादा रेट में उछाल देखने को मिल रहा है। आज की डेट में 1 किलो टमाटर 100 रुपये का बिक रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अप्रैल और मई में आपकी बम्पर प्रोडक्शन हुई थी टमाटो की, जिसकी वजह से जो प्राइसेस थे टमाटो के वो कम हो गए, मतलब टमाटर के जो प्राइस थे वो घट गए। अब उसके बाद थोड़ा बहुत हीट वेव का इम्पैक्ट रहा और कुछ पेस्ट अटैक यहाँ पर आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से अब ये जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो गया।
और साथ के साथ जो ये प्राइसेस क्रैश हुए थे, इसकी वजह से भी फार्मर्स ने इस क्रॉप को कम उगाया। तो अभी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, बट डिमांड उतनी की उतनी। तो इसकी वजह से अभी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। साथ के साथ टमाटर आपका एक पेरिशेबल गुड है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब क्योंकि ये पेरिशेबल गुड है, इसे स्टोर करके बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, और अभी सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा हर साल आप बारिशों में देखते हैं, यानी मानसून सीजन में, कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत सी खेतीबाड़ी की ज़मीन पे रेनफॉल के कारण क्रॉप बर्बाद भी हो जाती है। तो इसकी वजह से भी इसका दाम बढ़ जाता है। अगर बात की जाए भारत के अंदर टमाटर की, तो इसकी दो क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एक राबी क्रॉप जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में अप्रैल और अगस्त मंथ में हार्वेस्ट की जाती है, मतलब उस समय ये मार्केट में पहुंचती है। इसके अलावा खारिफ क्रॉप के तौर पे यूपी और नासिक में इसे उगाया जाता है, जहां पर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम रहती है। अब इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट तो हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक टर्म समझना होगा, इन्फ्लेशन क्या होती है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब भी आप किसी कॉमोडिटी के जनरल प्राइस में इंक्रीज देखें। फॉर एग्जाम्पल, आज आम की कीमत है 200 रुपये, अगले साल सेम जून मंथ में अगर इसकी कीमत 250 रुपये है और सेम ही आम है, कोई क्वालिटी वगैरह किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है आपका इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन दो कारणों की वजह से होती है। जैसे यहाँ पर आप सप्लाई की कमी के कारण टमाटर के प्राइसेस में इन्फ्लेशन देख रहे हैं, और दूसरा होता है कई बार इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो और लोग चीज़ें डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उस समय आपको इकोनॉमी में डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात कर लेते हैं ग्रीडफ्लेशन के बारे में भी। देखिए, ग्रीडफ्लेशन का मतलब होता है जब ग्रीड के कारण, मतलब लोगों के लालच के कारण, आपको इन्फ्लेशन देखने को मिले। अब इससे मिलती जुलती कई और टर्म्स भी हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन। कई बार डिफ्लेशन से डिसइन्फ्लेशन में आप कंफ्यूज करते हैं। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जब आपकी इन्फ्लेशन के रेट पे ब्रेक लग गई हो। जैसे मान लीजिए पहले कोई 100 रुपए की चीज़ थी, वो 110 रुपए की बिकने लगी। अब यहाँ पर यह आपको 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में इसमें मान लीजिए महज 7% का आपको उछाल देखने को मिल रहा हो, यानी अब इसकी कीमत 117 रुपये हो गई है। तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब आपके इन्फ्लेशन के रेट में कमी आई है। अब इसी से मिलती जुलती जो टर्म है डिफ्लेशन, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये इन्फ्लेशन का टोटली अपोजिट है। जैसे इन्फ्लेशन में दाम बढ़ते हैं, यानी 100 से 110 रुपये हुआ, इसमें 100 से 95 यानी 95 या 90 रुपये रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होता है। अब इसी तरह एक टर्म है रिफ्लेशन, जहाँ पर हम इकोनॉमी के अंदर इजी मनी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब हम यहाँ पर एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट इसकी वजह से क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, हमने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, इसकी वजह से आपको इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो इसे रिफ्लेशन कहा जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था, ये टर्म्स आपको समझनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इटली के एक शहर पोम्पी के बारे में। देखिए, पोम्पी आपकी 79 एडी में माउंट विसुअस के आसपास लोकेटेड एक रोमन सिटी हुआ करती थी। अभी पूरा एरिया आपका उस समय वॉल्केनिक इरप्शन की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ आप एक बार इटली का मैप देख लीजिए। इटली के वेस्ट में आपको टेरेनियन सी देखने को मिलता है, ईस्ट में आपको देखने को मिलता है एड्रियाटिक सी, साउथ की अगर बात की जाए यहाँ पर आइनियन सी, या आप कह सकते हैं मेडिटेरियन सी के ही ये तीनों पार्ट हैं। तो ये पूरा मेडिटेरियन सी भी है। यहाँ इसके साउथ में गल्फ ऑफ टोरंटो आपका लोकेटेड है। वैसे टोरंटो आपको कनाडा में है, बट यहाँ पर इस गल्फ का नाम भी टोरंटो है। आप एक चीज़ और याद रखना, माउंट एटना को याद रखना, जो कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। अब बात की जाए किन किन कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको मोनाको याद रखना है, जो कि कुछ इस एरिया में लोकेटेड है। फिर ये पूरा आपका फ्रांस वाला पार्ट आ गया। यहाँ नॉर्थ में इसके ये स्विट्ज़रलैंड है। फिर ये वाला पूरा एरिया आपका ऑस्ट्रिया वाला है, ये स्लोवेनिया है, एंड ये क्रोएशिया है। देखिए, ये जो आपका ये जो पार्ट देखने को मिलता है, यहाँ भी एक वाटर बॉडी आपको देखने को मिलती है। नाम याद रखना हो तो रख सकते हैं, लिगुरियन सी के नाम से जाना जाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके आसपास। लिगुरियन सी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, फिर टेरेनियन सी, आइनियन सी एंड एड्रियाटिक सी, जो कि आपके ईस्ट में देखने को मिलती है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इटली बॉर्डर शेयर करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल को।
इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, जिसके ऊपर अगले आने वाले 5 सालों में हम 50,000 करोड़ निवेश करने वाले हैं। मतलब हर साल लगभग 10,000 करोड़ इसमें निवेश किया जाएगा। अब देखिए, यहां इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बजट 2021-22 में, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसका जिक्र किया गया। इसके जो चेयरमैन रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, इसको वाइस चेयर करेंगे आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन रहेंगे। अब देखिए, अभी इसका बिल प्रोजेक्ट करने के पीछे कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो पहले फंक्शन आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड परफॉर्म किया करता था, जो कि 2008 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, जो कि आपकी सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटीज को फंडिंग किया करता था, हम उसकी सभी काम इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को देना चाहते हैं। मतलब कि ये प्रमोट करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में फंडिंग को, या आप ये कह सकते हैं मेंटरशिप प्रोवाइड करने की बात की जाए R&D के लिए, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये आपकी एक एपेक्स बॉडी बनी रहेगी। अब देखिए, भारत के अंदर R&D में एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिलती थी, जैसे रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं या आपके पेरिफेरल एरियाज हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलती थी। ज़्यादातर फंडिंग जैसे आपकी IITs या IIMs इनको दी जाती थी। हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि हम कैसे इन फंडिंग्स को उन एरिया में भी प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइंस की फील्ड में रिसर्च करना नहीं है। हमारा फंक्शन यहाँ पर ये रहेगा कि हम कैसे सोशल साइंस में भी इस चीज़ को प्रमोट कर सकें। यहाँ हम ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका निपटारण कैसे कर सकें। इसमें हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले वाले जो हमारे प्रावधान थे उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपको कम देखने को मिलती थी। साथ के साथ हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी को भी इंप्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इन टोटल अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर रिसर्च कल्चर को हम प्रमोट करना चाहते हैं। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो इंडिया में GDP का 0.7% ही हम निवेश करते हैं। अगर ग्लोबल एवरेज की बात की जाए तो ग्लोबल एवरेज 2% के आसपास रहती है आपकी। तो हम आने वाले समय में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से फंडिंग करके कहीं ना कहीं ग्लोबल एवरेज तक पहुंच सके, यहाँ पर ये हमारा यहाँ मकसद रहेगा। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही ध्यान रखना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।